हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, हेलो बेटे। आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल दिया करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में मदद करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्चर है, एक ड्राइंग है, एक ग्राफ है, जिस ग्राफ को हम एक नज़र पर देखने से ये समझ आते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। ये काम कौन करके दिखाता है? तो आंसर है ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करके दिखाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटे कि ये जैसे कि हमने बोला बेटे ये हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं, these आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस फील्ड लाइंस को एक नजर पर देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो इसका तरीका क्या है? तो आंसर है इसका तरीका ये है कि हमें एक बात पता है कि जब भी हम किसी एक टेस्ट चार्ज को किसी एक लोकेशन पर प्लेस करते हैं या यूनिट चार्ज को किसी एक लोकेशन पर प्लेस करते हैं, उस चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होती है वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो हमने देखा बेटे कि जब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? तो आंसर है चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है। यहाँ पर एक चार्ज को रखते हैं तो चार्ज को तो हम देखते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है। तो हमें पता है बेटे कि जो डायरेक्शन फोर्स की कंसीडर की जाती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जब एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं और वो चार्ज पार्टिकल का फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये काम कौन करके दिखा रहा है? तो आंसर है ये काम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके दिखा रही है। फिर से अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं बेटे, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है और हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो बहुत आसान सा सरल सा तरीका है बेटे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को जैसे ही रखते हैं, ये चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। जैसे हम इस यूनिट चार्ज को रखते हैं तो हम देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है। यहाँ रखते हैं चार्ज को तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है। यहाँ रखते हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है। और यहाँ चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है। और यहाँ रखते हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है। तो बेटे हमें एक बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, सरल तरीके से पता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन हमेशा किसकी कंसीडर की जाती है? तो आंसर है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर की जाती है। तो हम ये बोलेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। ये सारा काम हमें कौन करके दिखा रहा है? तो आंसर है ये काम, सारा काम हमें एक पिक्चर करके दिखा रही है, एक ड्राइंग करके दिखा रही है, एक ग्राफ करके दिखा रहा है। और इसी पिक्चर, इसी ग्राफ, इसी ड्राइंग को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। अब दूसरी बात, अब इसको एक नजर पर देख के बेटे हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, किस पॉइंट पर कितनी है। जैसे कि बेटे अगर मुझसे कोई पूछे कि हम यहाँ पर एक ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, अब कोई मुझसे पूछता है कि एक पॉइंट पर और ये एक पॉइंट भी है, इन दोनों पॉइंट पर बताइए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है। तो बेटे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। हमने देखा ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं Q0 को, तो वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये जो F1 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है F2 से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर फोर्स ज्यादा है तो पक्का फोर्स होता कितना है? तो आंसर है Q0 इंटू में E होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पर पक्का फोर्स लगाने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पक्का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत A पर ज्यादा होगी और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होगी। ऐसा क्यों होगा? तो आंसर है हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? अवे। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक चार्ज से अवे जाती है तो अवे जाने का मतलब क्या है? तो आंसर है अवे जाने का मतलब यह है कि बेटे किसी भी एक चार्ज पार्टिकल से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे जा रही है तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करें तो इस वाले चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से कम होता है, इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? r² के। तो चार्ज पार्टिकल से, इस चार्ज पार्टिकल से हम जितना दूर जाते चले जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को रखूं तो यहाँ फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, यहाँ एक चार्ज को रखूं बेटे तो फोर्स कम एक्सपीरियंस होगी। और फोर्स ही क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम है। सेम वही, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो जिस डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है बेटे उस डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में डिक्रीज होती है। फिर से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हमेशा क्या होती है? कम होती है। इसे एक मंत्र बना के लाइफ के लिए याद कर लो। तो यहां से ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, यहां पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, यहां पर कम। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम है बेटे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए बेटे कि जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काम कैसे करती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हमें उसके गुणों को जानना जरूरी है। जिस तरह से इंसान को जानने के लिए, इंसान को समझने के लिए उसके गुणों को जानना बहुत जरूरी होता है, इसी तरह से बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हमें उसके गुणों को समझना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स में इन गुणों को हम कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज। तो एक नजर देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। और आपको ये प्रॉपर्टीज सिर्फ रटनी नहीं है, याद ही नहीं करनी है, इन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए बेटे, आज का जो सबसे पहले इसमें जो फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, दीज आर द शार्प कंटिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्मूथ which always start from positive charge and terminate on negative charge। इसका मतलब यह है बेटे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कहां से चलना शुरू करती है? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज से चलना शुरू करती हैं और जहां उसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहां पर ये एंड हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं तो जरा समझिए। जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। अब हमने क्या करा, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। तो हमने देखा जैसे यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? तो हमने देखा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है। यहां पे रखते हैं तो हमने देखा इस डायरेक्शन में लगती है। और यहां पर क्या रखा है? तो आंसर है यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम यहां पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं, Q0 को रखते हैं, तो इस Q0 को ये वाला नेगेटिव इस डायरेक्शन में फोर्स लगा खींचता है, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, नेगेटिव वाला क्या करता है? इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाला इस वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के एक्सपीरियंस खींचता है, ये वाला नेगेटिव इसको इस डायरेक्शन में नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, ये वाला नेगेटिव इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचता है, या पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इनको पुश करता है। तो
जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी एक पार्टिकल, वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है? तो आंसर है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर की जाती है। वही डायरेक्शन क्या है? ये जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, यही लाइंस क्या कहलाती है बेटे हमारी? तो आंसर यही लाइंस हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। अब समझ में आया बेटे? ये अब मैं आपसे इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो आप चार्ज को रखोगे, बता दोगे इस डायरेक्शन में फोर्स है। यहाँ चार्ज को रखोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स बता दोगे, यहाँ रखोगे तो इस डायरेक्शन में बता दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कैसी होती है? स्मूथ कंटिन्यूअस लाइन होती हैं, जो हमेशा कंटिन्यूअस, क्योंकि हमेशा कहां से चलती हैं? पॉजिटिव से, और कंटिन्यू खत्म कहां पे होगी? नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी। अगर मैं यहां पर एक चार्ज पार्टिकल यहां रख देता हूं, कोई भी, दिस इज सपोज टू बी ए क्यू नॉट, एक चार्ज पार्टिकल है, तो मैं देखता हूं ये नेगेटिव वाला इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लाके खींचता है, ऐसे फोर्स लाके खींचता है। यहां रखता हूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लाके खींचता है, यहां रखता हूं तो पॉजिटिव वाला आप बोल सकते हो इस डायरेक्शन में पुश करता है, यहां रखता हूं तो ये वाला पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में पुश करता है। तो हम क्या करते हैं यहां पर बेटे? इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन ही क्या है हमारी? दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ किसे समझने के लिए? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे काम करेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही हम बेसिकली 12th क्लास में सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, और कैसे काम करती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं, इसे ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ आती है? तो आंसर है बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। तो आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज अगर मैं आपको दूं, अगर एक सिंगल आइसोलेटेड, एक मैं सिंगल या आइसोलेटेड एक पॉजिटिव चार्ज दूं आपको, दिस इज सपोज टू बी ए पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज दिया और हमसे बोला जाता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो तरीका क्या है? तो आंसर है एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दो, एक कूलम का चार्ज यहाँ रख दो, एक कूलम बोलो या क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बोलो। अगर मैं एक कूलम का चार्ज यहाँ रख दूं, 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 तो हमें पता है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो हम देखते हैं कि ये वाला पॉजिटिव इस एक कूलम के चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस पर इस डायरेक्शन में, इस पर इस डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है बेटे, वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। और जो हमने ड्रॉ किया, ये जो ड्रॉ किया इमेजिनरी लाइंस, दिस इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा के लिए याद कर लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है? हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। और एक बात इसमें ये भी याद करने वाले बेटे कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव से निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी? तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा जाएंगी किस पर? नेगेटिव पर। नेगेटिव कहाँ है? होगा कहीं इंफिनिटी पे होगा, बट यू मस्ट टू रिमेंबर ये हमेशा अगर पॉजिटिव से निकली हैं तो जाएंगी कहाँ? तो हमेशा अपनी नेगेटिव की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज लूं, दिस इज सपोज टू बी ए नेगेटिव चार्ज, यहां मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया बेटे, दिस इज सपोज टू बी नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं यहां पर एक कूलम का चार्ज यहां रख दूं, प्लस एक कूलम का चार्ज यहां रख दूं, प्लस एक कूलम का चार्ज यहां रख दूं, प्लस एक कूलम का चार्ज यहां रख दूं, तो हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को किस डायरेक्शन में फोर्स लगा खींचेगा? तो आंसर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है बेटे, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन हम किसकी कंसीडर करते हैं? तो आंसर है वही डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करेगा? आंसर है इनवर्ड। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है फोर्स की डायरेक्शन में, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो याद कर लिया आज के बाद बेटे कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है? हमेशा इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? हमेशा आउटवर्ड। उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसे भी समझिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटे नंबर सेकंड, फर्स्ट नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स drawn for closed
कंटिन्यूअस लूप। और ये पेपर में पूछा भी बहुत बार जाता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप, लूप किसे कहते हैं बेटे? लूप उसे कहते हैं जहां से चल के गए वहीं से वापस आ गए। तो जहां से चल के गए उसी पॉइंट पर अगर उसी रास्ते से कंटिन्यू वापस आ जाते हैं, उसी रास्ते से मतलब जहां से गए और वहां से अपने पॉइंट पर दोबारा वापस आ गए, चाहे आप रास्ता कोई भी लेके जाइए। तो ये वाली जो कंडीशन है इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्या? लूप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इस तरह से काम नहीं करती है। क्यों? वो जरा समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं यहाँ पर एक कूलम का एक चार्ज रखता हूं तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ एक कूलम का रखता हूं तो इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ एक कूलम का रखता हूं तो इस डायरेक्शन में लगेगी। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन हम किसकी कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इनको जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, फिर से अब यहां पर अगर मैं एक कूलम का एक चार्ज यहां रख दूं तो आप बता सकते हैं फोर्स कैसे लगेगी? तो आंसर है फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। यहां रखूंगा तो भी अंदर की तरफ लगेगी, यहां रखूंगा तो भी इस तरफ लगेगी, क्योंकि ये इसे रिपेल करता है और ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अभी भी हम क्या देखते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व या लाइंस तो है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव चलकर क्या दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव आई है? आंसर है नो। तो जो एक डायरेक्शन में चल रहा है वो अपने डायरेक्शन अगर बदल ले तो वो क्या फॉर्म करता है? तो आंसर है वो कंटिन्यूअस लूप कंसिस्ट करता है। लेकिन हम ये देखते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अगर पॉजिटिव से जाएंगी तो सिर्फ नेगेटिव पर जाके खत्म हो जाती हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से शुरू होके पॉजिटिव पर नहीं जा सकती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बनाऊं बेटे, दिस इज सपोज टू बी नॉर्थ और दिस इज सपोज टू बी साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कैसे जाती हैं? तो आंसर है नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। लेकिन अंदर की तरफ कैसे काम करती है? तो आंसर है साउथ से नॉर्थ की तरफ काम करती हैं। तो इसने देखिए अपनी डायरेक्शन क्या करा, यहाँ से बदल लिया ना, तो पहले नॉर्थ टू साउथ गया, फिर साउथ टू नॉर्थ, तो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। जो काम ये नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी स्मूथ या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव से हमेशा एंड नेगेटिव पर होगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पर नहीं जाती, इसलिए वो कभी क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। उसके बाद अब नेक्स्ट बात बेटे, इनको अच्छे से समझते भी चाहिए बेटे। उसके बाद अगर मैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं थर्ड, तो क्या है? तो आंसर है बेटे द टेंजेंट drawn at any point on these field lines represent the direction of resultant इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स भी बोल सकते हैं। इसे बहुत समझिए बेटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमें एक चार्ज दिया हुआ है, मान लो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमसे ये बोला जाता है कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को बताओ। तो हम वही तरीका बेटे जो अब तक हम करते हैं आए हैं। अगर मैं एक यूनिट चार्ज को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो हम देखते हैं कि उस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? इस डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो अब एक बात बताइए बेटे कि यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज रखता हूँ तो उस चार्ज पर फोर्स कैसे लगती है? तो आंसर है टेंजेंशियल लगती है। कैसे लगती है? टेंजेंटली। और जो फोर्स टेंजेंटली लग रही है वही टेंजेंट की डायरेक्शन, वही जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वही टेंजेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे है? इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो इससे हमें एक कंसेप्ट समझ में आता है कि पक्का अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे रखूं तो उस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है ये डायरेक्शन होगी। तो ये मतलब किसका होता है बेटे, तो आंसर ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, ये हमारी सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसी, और किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट को कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं बेटे, तो कुछ मत सोचिए, आप समझ गए बिल्कुल कि इस पॉइंट पर अगर मुझसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। क्योंकि फोर्स कितना होता है, आंसर है Q इनटू में E, जो डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये क्योंकि टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अगर जो आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा वही टेंजेंट सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट कर देगा कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। तो ये काम हमें कौन करके दिखाता है, तो आंसर है बेटे ये काम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो करके दिखाता है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर आपसे कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पहले वाले लिखेंगे और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी आपको ये वाली बताई, तो हमेशा के लिए इस चीज को याद करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, देखिए बेटे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है बेटे, द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं ऑलवेज इजेक्ट या इमिट बोल सकते हैं, इमिट, इजेक्ट और टर्मिनेट normal to the surface of चार्ज। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है पेपर में, सीबीएसई बोर्ड में या एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस सो मैनी टाइम्स पूछा भी गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो जरा समझते हैं एक छोटी सी बात के साथ। देखिए बेटे, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करता हूँ कि सपोज टू बी मेरे पास ये एक बॉडी है, ये एक मेटल की एक बॉडी है। अगर मेरे पास ये एक मेटल की बॉडी है और ये मुझे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दे रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस मेटल की बॉडी में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास होता तो ये हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता, इसमें ये मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दे रहा, वो इसका कंसेप्ट ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें करंट नहीं है। किसी भी बॉडी में करंट होने की क्या शर्त है? तो आंसर करंट के होने की शर्त है कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। लेकिन जब हम इस बॉडी को अगर पकड़ते हैं और हम ये कहते हैं कि ये बॉडी हमें कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं देती, तो हम एक ही नज़र पर देखने से इसे समझ जाते हैं कि पक्का इस बॉडी में क्या नहीं है, करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसे हैं? एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगी होगी, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में। क्योंकि फिजिक्स का एक नियम हमें शुरू से पता है बेटे कि इस दुनिया में किसी चीज़ को चलने के लिए, लीनियर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। अगर नेट फोर्स होगी तो चार्ज पार्टिकल चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। चार्ज पार्टिकल के लिए कोई भी बॉडी, तो इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हैं। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में क्यों है? क्योंकि पक्का इस पे फोर्स जीरो होगी। इसी चीज को अब अच्छे से समझिए, एक सिंपल से एक कंसेप्ट से इसको बना भी सकते हैं। देखो बेटे, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, और ये चार्ज पार्टिकल जो हैं अगर ये एट रेस्ट हैं और ये अगर ये एट रेस्ट हैं तो ये मुझे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस है, चार्ज कंडक्टर है, अगर ये चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक बनने लगेगा। लेकिन मैं इस कंडक्टर को पकड़ता हूँ, लेकिन चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी को मैं पकड़ता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। इसका मतलब इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रही है, इस डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल को पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में तो उसे कोई काउंटर बैलेंस करने वाली फोर्स नहीं है बेटी। तो अगर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल को चलना पड़ेगा, और चार्ज पार्टिकल चलेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। दूसरी बात, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडक्टर अगर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं देती, इसका मतलब पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इस सरफेस के नॉर्मली काम करेगी इस डायरेक्शन में। और हमें पता है कि जब भी कोई एक वेक्टर अपने 90 डिग्री पर काम करता है, ये एक वेक्टर है, अगर ये अपनी सरफेस के राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, तो इस वेक्टर का इफेक्ट अपने राइट एंगल पर कुछ नहीं होता। इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एक वेक्टर बेटे अपने राइट एंगल पर कभी कोई काम नहीं करता, 90 डिग्री पर कभी कोई काम नहीं करता। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक चार्ज पार्टिकल Q है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स का एक कंपोनेंट बना लेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? तो आंसर है F cos थीटा आएगा। तो थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आप मुझे बता सकते हो x एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है पार्टिकल पर? तो आंसर है 0। जब इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पहले भी रेस्ट में था बेटे, अभी भी रेस्ट में ही है, वो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो जब मूव नहीं करेगा तो हम समझ गए इसका मतलब फोर्स कैसे काम कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही होगी इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगा सकती है? इस डायरेक्शन में। और इस फोर्स का इफेक्ट अब इस डायरेक्शन में, अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? 0। तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में। फिर से देख लो एक बार इसको, चाहे दिस इज सपोज टू बी सरफेस, ये एक सरफेस है, देखिए बाबू जरा इसको समझो अच्छे से बेटे, ये एक सरफेस है। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि ये इस सरफेस में ये एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज सपोज टू बी ए चार्ज पार्टिकल Q। अगर बेटे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में काम करती, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती, तो पक्का बेटे फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में लगती। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल बेटे इस डायरेक्शन में चलेगा। अगर चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो जैसे भी इसे पकड़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगना चाहिए। नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब है? नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है बेटे कि पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही होगी? तो आंसर है पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो फोर्स भी कैसे लगाएगी? इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, राइट एंगल पे तो काम करेगी। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इस चार्ज पार्टिकल को कितनी फोर्स लगाएगा? आंसर है कुछ फोर्स लगा सकता। क्योंकि फिजिक्स में 11th क्लास से हम लोगों ने पढ़ा है बेटे कि कभी भी एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के राइट एंगल पर काम कर रहा है तो एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर पर राइट एंगल है तो उस वेक्टर का अपने राइट एंगल पर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उसके ऊपर कभी काम नहीं कर सकता। फोर्स कैसे काम करती है? तो आंसर है फोर्स अपनी डायरेक्शन में काम करती है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चला बेटे कि पक्का इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट कितना होगा? तो आंसर है 0 होगा। और जब इस डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट 0 है बेटे तो क्या होगा? तो आंसर है चार्ज पार्टिकल मूव करेगा नहीं, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा नहीं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा नहीं लगा। वही इसका प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपनी सरफेस से जब भी निकलती हैं तो कैसे निकलती हैं? अपनी सरफेस से नॉर्मल निकलती है, राइट एंगल, और एंड भी कैसे होती है बेटे? हमेशा राइट एंगल होती है, क्योंकि एंड करेगा तो इसका मतलब अभी भी तो फोर्स कैसे लग रही है? राइट एंगल ही तो जाएगी। ओके, तो इसको हमेशा के लिए याद करके रखिएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप कि अगर कहीं आपको कंपटीशन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दी हुई है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दी हुई है, इस तरह से ऐसे। तो इसमें से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत ड्रॉ की गई हैं और ये वाली अपनी सरफेस से कैसे बनाती है? राइट एंगल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही ड्रॉ की गई हैं, ठीक है बेटे। तो इसका अगर हम पिक्टोरियल व्यू भी बनाए, पिक्चर भी बनाए, तो एक्चुअल में वास्तव में ये ऐसे ड्रॉ होती है बेटे। अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे? अपनी सरफेस से नॉर्मल, 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 राइट एंगल,
राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, इस तरह से। इसी तरह से अगर हमें एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटे? नॉर्मल, नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, नॉर्मल और फिर से ये बात समझ में आती है बेटे? तो हमेशा के लिए इसको याद रखें। उसके बाद अगली बात, नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नंबर 5, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये पूछी जाती है बेटे। और हर कोई ना कोई एक ऐसा आपका पेपर या टेस्ट जरूर होगा, चाहे फर्स्ट essay 1 हो या essay 2 हो, फाइनल हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, वटेवर, ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी फेस जरूर करना पड़ेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। तो जरा समझिए, वो इसलिए नहीं कर सकती बेटे कि इसके कुछ कारण होंगे, तो उसका कारण को समझते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। अगर हम ये मान के चलें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज टू बी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये दोनों क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमारे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे? तो आंसर है एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होता है और एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ होता है, ये ना। और टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल एक टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखूं, तो वो टेस्ट चार्ज पर फोर्स हमें इस डायरेक्शन में भी मिलती है और इस डायरेक्शन में भी मिलती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगे? आंसर है नो, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की कंसीडर की जाती है वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो और हमें पता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? आंसर है एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉ एंड दीज टेंजेंट्स ड्रॉ रिप्रेजेंट the two forces and at a point there should not be two forces। एक पॉइंट पर दो फोर्सेस कभी नहीं हो सकती, और ये फोर्सेस ही क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आंसर ये फोर्सेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती बेटे, हमेशा डायरेक्शन कितनी होती है? एक। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर पेपर में बहुत बार आता है, फिर से एक बार इसको बना लेते हैं क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। Why the two electric lines of force cannot intersect each other? तो इसका आंसर है it is because at the point of intersection there are the two tangents draw and these tangents represent the direction of the force, represent the direction of resultant electric field, and at a point there should not be the two direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटे हमेशा एक ही होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे लिख लेते हैं, समझ आ गया बेटे? तो क्या लिखेंगे अगर इसका आंसर लिखेंगे? इट इज बिकॉज at the intersection point there are two tangents from which
represent the direction of resultant electric field which is not possible। उसके बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आंसर है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं। तो आंसर है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। एक खिंची हुई रबड़ क्या करना चाहती है? एक खिंची हुई रबड़ क्या करना चाहती है? खिंची हुई रबड़ का इंटेंशन क्या होता है? तो आंसर है कॉन्टैक्ट करना। अगर मैं रबड़ को पकड़ खींचूं तो ये हमेशा क्या करना चाहिए? अपनी लेंथ को छोटा करना चाहेगी। यही नेचर एग्जैक्ट किसका होता है? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, दिस इज सपोज टू बी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सपोज टू बी ए नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? आंसर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर कैसा चार्ज है बेटे इसका? तो आंसर है इसका एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे आती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो वो रस्सी कैसी है? ऐसी खिंची हुई रस्सी है। खिंची हुई रस्सी या खिंची हुई रबड़ क्या करना चाहती है? अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है। और ये अपनी लेंथ को छोटा करने के लिए ये जब छोटा करेगा तो ये दोनों चार्ज कैसे होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और नजदीक आने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। समझ में आया? तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो आंसर है अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर ही कैसा होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप को अलोंग द लेंथ क्या करना चाहती है? छोटा। और जब ये छोटा करना चाहेंगे तो दोनों चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक अपीयर होंगे आते हुए। और ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास अपीयर हो रहे हैं आते हुए, नजदीक आते हुए अपीयर हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है? आंसर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास ये नेचर है। ये नेचर कौन सा है? खिंची हुई वायर की तरह काम, खिंची हुई एक रबड़ की तरह काम करती है। और खिंची हुई रबड़ हमेशा क्या करेगी? अपने आप को छोटा करना चाहेगी। छोटा करने के लिए दोनों चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाती है। जब चार्ज नजदीक होंगे उसी को हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। आंसर हमेशा के लिए याद करिए कि like opposite charge, why the opposite charge attract each other? It is because the electric field lines act in between them, having the property to shorten its length. That is why the two charges appear come closer to each other. That represent these charges are attracted each other. तो इसको शब्दों में भी हम लिख सकते हैं बेटे। क्या लिख सकते हैं कि the electric lines of force, electric lines of force behave as a stretch string, a rubber, which wants to shorten its length, which represent attraction between opposite charges. अब आगे देखते हैं। एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस उसको बना देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटे कि अगर हम कोई दो लाइक चार्ज ले लेते हैं कोई भी, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये एक मेरे पास है कितना बेटे? तो आंसर है एक पॉजिटिव चार्ज है कितना? Q2। ओके, अगर चलो दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के भी ले सकते हो, दोनों अलग अलग भी ले सकते हो। अब एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं बेटे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे काम करती हैं? तो आंसर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड काम करती है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाना चाहती हैं। यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपनी सरफेस से निकलना चाहती है, तो ये भी निकलना चाहती है। तो क्या दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? आंसर है नेवर। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे काम करती है? तो देखिए बेटे, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब निकलती है अपनी सरफेस से नॉर्मल निकलती है,
ये इधर से जाके ऐसी हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से जाती है ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि काटना अलाउ नहीं है, तो मजबूरी में ये इधर जाके इस तरफ मुड़ जाती है, ये इधर जाके इधर मुड़ जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ से और निकलती है वो भी जाके इधर की तरफ मूव कर जाती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर की तरफ चली जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो यूं जा सकती थी, ये वाली इधर जा सकती थी, बेटे ये भी क्या करती है आपस में एक दूसरे को इस तरह से, ये इधर बैंड हो जाती है, ये वाली इधर बैंड हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ मूव करती हैं तो इनके बीच में क्या बढ़ जाता है, फिर से समझो बेटे कि पॉजिटिव से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती हैं तो ये और ये काट तो सकती नहीं, जब काट नहीं सकती तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, इस तरफ शिफ्ट होंगी। जब ये इस तरफ शिफ्ट होंगी तो हर एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाना शुरू करेंगी। ये इधर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी बेटे, ये इससे इस तरफ जाती हैं, ये इससे इस तरफ जाती हैं, जो ऐसे जा रही थी अब इसकी ये इधर जा रही है और ये इधर, अब ये इधर नहीं जा सकती तो ये क्या करेगी, इस तरफ मूव करेगी। जब ये इस तरफ मूव करेगी तो इधर जाती हुई फील्ड को क्या करेगी, पुश करेगी, इधर वाले इसको पुश करेगी, सारे एक दूसरे को इस तरह से पुश करती हुई चली जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं बेटे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये यहाँ से जब एक्ट करती हैं, इसको अच्छे से बनाइए ऐसे, यहाँ से बेटे लाइक दिस, यहाँ से बाबू इस तरह से जाती है। और हम ये देखते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बेटे, इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, तो आंसर है प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर यहाँ भी क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर। और आपको पता है कि प्रेशर कैसे काम करता है, आंसर है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में यहाँ पर प्रेशर कैसा है, ज्यादा, बाहर की तरफ प्रेशर क्या है, कम। और प्रेशर कैसे काम करता है, हायर टू लोअर। और जब हायर टू लोअर काम करता है तो ये वाला प्रेशर इन सारी फील्ड लाइंस को इधर पुश करता है, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इधर पुश करता है। और ये जो पुश है इसी को क्या कहते हैं फिजिक्स में, रिपल्शन। तो रिपल्शन के पीछे भी क्या रीजन है बेटे, तो आंसर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इसको सारी एक दूसरे का रास्ता बदलती चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती चली जाती हैं, इधर वाली इधर फोर्स लगाती चली जाती है। रिजल्ट क्या देखते हैं, ये दोनों हमें कैसा अपीयर होती हैं, दूर जाती हुई नजर आती हैं। दूर इसलिए नजर आती है क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और यहाँ से देखते हैं बेटे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इधर देखते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं तो हम देखते हैं ये भी इधर की तरफ बैंड हो जाती है। इसका मतलब ये होगा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से जाएंगी वो भी इधर की तरफ बैंड हो जाएंगी, इधर से जाएंगी वो भी इधर की तरफ बैंड हो जाएंगी। तो इन दोनों के बीच में जो ये पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कितनी होगी, आंसर है 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट है तो जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतने तो फोर्स ये भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी होगी इस पॉइंट पर, 0। जब नेट फोर्स इस पॉइंट पर 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी, 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जो इन दोनों चार्ज के बीच वाला पॉइंट है, जो इन दोनों का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम फिजिक्स में कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये कंपटीशन में पूछा जाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट इन बिटवीन द टू चार्जेस व्हिच जॉइनिंग द लाइन। Neutral point is that point line joining the two charges at the center at which the net electric field always be 0. इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। That is why this point is known as क्या बेटे, न्यूट्रल पॉइंट। याद हो गया वाला कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को, दो पॉजिटिव से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन के पीछे कारण क्या है, तो आंसर रिपल्शन के पीछे कारण होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि for the two positive charges electric field lines electric field lines can never intersect. That is why these field lines create pressure between them which act from
हायर टू, हायर बोल सकते हैं या इनवर्ट टू आउटवर्ड, so that field lines appear moves away to each other, which shows repulsion between two positive charges, and the point between the two equal positive charge at the center is known as neutral point. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बेटे, जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines is imaginary, but electric field is real. इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे बेटे। इसका क्या मतलब है, देखिए बेटे, इसका मतलब यह है बेटे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो किसे एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये फील्ड जिसे एक्सप्लेन कर रही है वो नेचर में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, इट्स ट्रू, लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ वो एक पिक्चर है, वो एक ड्राइंग है जो हमें ये सिर्फ समझने में मदद करती है कि नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इतना इतना काम करती है, लेकिन वो खुद में कुछ नहीं होती। ये एक ऐसा छोटी सी ऐसा कंसेप्ट है बेटे जो हमेशा मिसिंग रहता है। और आपको बीइंग ए गुड स्टूडेंट बेटे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये तो हमने इमेजिनरी बनाया हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में रियली एग्जिस्ट करता है। उसके बाद छोटी सी और कैरेक्टरिस्टिक देखिए। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, तो देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नंबर ऑफ एन, क्या बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एन, ये कितनी होती है, तो आंसर है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको कभी नहीं भूलेंगे आप, बहुत जरूरी चीज है। आगे मैं आपको इसका यूज भी दिखाऊंगा कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं वो कितने नंबर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकता है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमें एक चार्ज दिया है बेटे 5 माइक्रोकूलम का, तो हमसे पूछो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 5 इंटू माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इससे डिवाइड कर लीजिए, मोटा मोटा 6 पावर आ गई ना, तो लगभग 10 की पावर 6, इतनी लगभग मतलब लगभग 1 मिलियन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। इसको आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और देखिए, कितनी हुई, 9 गई छोटी छोटी सी। चलिए एक और बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम और कैसे देख सकते हैं, देखो बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, तो ये एक पॉइंट हमें दिया हुआ है A, ये एक पॉइंट दिया हुआ है हमें B, और ये एक पॉइंट दिया हुआ हमें C। हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा कहां है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी ताकत बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में कुछ नहीं होता, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो मस्ट टू रिमेंबर कि हम हमेशा किसको प्रणन करते हैं बेटे, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम प्रणन करते हैं।
ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटे, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा 1 यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का मैं एरिया ले लूँ यहाँ पर, और उतने ही एरिया में यहाँ पर भी ले लूँ, और उतना ही एरिया, दिस इज द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी बी, और उतने ही एरिया बेटे मैं यहां पर भी ले लूं, और उतने ही एरिया मैं यहां पर भी ले लूं। तो हम ये कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा कहां है, तो बहुत आसान सा है बेटे, हमने देखा यहां पर कि ये 1 यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आंसर है 3। इस 1 यूनिट एरिया में से इस यूनिट एरिया में, एरिया कोई भी मान लो, ए एरिया हमने सबका ले लिया, ए सबका एरिया बराबर है, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, तो जितना एरिया हमने यहाँ लिया उतने एरिया यहाँ पे लिया, तो हमने देखा इतने एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है। एक फील्ड लाइंस एक फोर्स लगाएगी तो 3 फील्ड लाइंस कितनी फोर्स लगाएगी, तो आंसर 3 फोर्स लगाएगी। इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 2, एक फील्ड लाइंस एक फोर्स लगाती है, 2 कितनी लगाएंगे, 2, ये कितनी लगाएगी, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ पे और कम है। तो इसे निकालेंगे कैसे, तो हमने देखा बेटे ए यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, n, ए यूनिट एरिया में से n पास हो रही है, तो एक यूनिट एरिया में से कितनी पास होंगी, n/1, तो एक यूनिट एरिया में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखकर बताइए ए बी सी में से भाई एरिया तो हमने सबका कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर ही ले लिया, सपोज टू बी 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे छोटा सा इसमें क्वेश्चन पूछूं कि ए बी सी इन तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर सबसे ज्यादा है, बी पर उससे कम है, सी पर उससे भी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर उससे कम, सबसे कम किस पे है, सी पे। ये सिर्फ आपने किसको देख के बताया, तो आंसर है पिक्चर को देख के बताया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा कहां पे है। तो आपने क्या करा, आंसर वही तरीका आजमाया, आपने यहां पर भी 1 यूनिट एरिया बनाया, यहां पर भी उतना ही एरिया लिया, और यहां पर भी उतना ही एरिया लिया, तो आपने क्या देखा कि सब में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है बेटे, 2 इसमें से पास हो रही है, 2 इसमें से, 2 इसमें से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सब जगह कैसी है, बराबर है। तो एक बात याद कर ली बेटे हमेशा के लिए कि अगर हमें ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे सबकी ताकत एक जैसी है, फिजिक्स में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, आंसर ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, इक्वी डिस्टेंस पे। कैसी होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इन सब के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा बेटे, सबका आपस में बिल्कुल बराबर होता है। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, और अगर हम ये वाले ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि सबका इंटेंसिटी कैसी है, अलग अलग है बेटे, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो हम देखते हैं सब जगह अलग अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और जो पैरेलल जाता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों, मेरे बेटे छोटू कि बहुत अच्छे से पढ़ोगे बेटे, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, लुफ्त लो, कुछ मुश्किल नहीं है बेटे, आप लोग कोशिश तो करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे।